guest of honor, Mr. Aditya Goyal sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thank you so much to Career Classes for inviting me as the guest speaker. And thank you so much, Dr. Neerav sir, Sonali ma'am, and Khyati ma'am for this warm introduction. And The good entire morning to all the faculty and students. द एंटायर प्लेजर इज अवर सर. हम कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने मतलब हाई डिग्निटी के साथ हम कभी बात भी कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. हम बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर को क्लियर ही नहीं है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत सारे कमेंट्स एंड क्वेश्चंस भी आ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली कमेंट सेशन में. तो हम स्टार्ट करते हैं. जो भी हमें जानना है, हमारे बच्चों को जानना है आपसे. सो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज आईआईटी एंड व्हाट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ आईआईटी व्हिच मेक आईआईटी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट. ऐसा क्या अलग है जो बाकी के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पाया जाता है सर? जी, तो देखिए आईआईटी जो है वो आज से करीब 40 to 50 years अगो एस्टैब्लिश हुआ था एज एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उसका एक कंप्लीटली सेपरेट एग्जाम होगा. जैसा कि डॉक्टर नीरव ने कहा कि वो कंप्लीटली ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें जो एडमिशन होगा प्योरली मेरिट पे होता है. तो दीज आर सम थिंग्स दैट मेक आईआईटी डिफरेंट. और विथ टाइम आईआईटीज की फैकल्टीज और उनके स्टूडेंट्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, बी इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ जगहों में, इस वजह से आईआईटीज का आज नाम काफी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है. तो दैट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट आईआईटी. एंड यस, आईआईटीज डेफिनेटली लाइक एवरी अदर कॉलेज, आईआईटीज में भी बहुत ही यूनिक फैसिलिटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उनका जो जैसे कि एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीटली मेरिट पे. देयर इज नो स्टेट कोटा, देयर इज नो डोनेशन कोटा. आप कंप्लीटली रैंक पे आपका एडमिशन होता है. सेकेंडली, वहाँ के जो अकेडमिक्स है, उसका कोर्स एंड करिकुलम दैट इज प्रिटी मच सिमिलर टू एवरी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज. हाउएवर द स्टाइल जिसमें वो लोग का करिकुलम एग्जीक्यूट होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, क्लासेस जो होती हैं दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरी क्लासेस आफ्टर डिनर भी होती थी, लाइक रात के 10:30 से 12 o'clock को. देन द स्टाइल ऑफ एग्जामिनेशंस दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, हमारा एग्जाम्स, कोई एग्जाम्स हमारे 12 hour लॉन्ग एग्जाम्स होते थे इन क्लास. आपको 8 PM रात को क्लास में आना है एग्जाम देने, एंड सुबह 8 बजे तक आपको क्लास में एग्जाम लिखना है, जिसमें आपको लेट से प्रोफेसर के द्वारा ट्रीट पिज्जा का डिनर दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट होंगे. तो ये थोड़ा एक यूनिक करिकुलम है आईआईटीज का. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, आईआईटीज और भी अपॉर्चुनिटीज देती हैं बच्चों को. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज. हमारा स्पोर्ट्स जो था दैट वाज कंपलसरी फॉर द फर्स्ट ईयर. एवरी डे 1 hour ऑफ स्पोर्ट्स वाज कंपलसरी. आपको जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको उसकी फैसिलिटीज पूरी दे दी जाएंगी. एवरी आईआईटी हैज अ जिम खाना जिसमें क्रिकेट का ग्राउंड होता है, फुटबॉल की फील्ड होती है, स्विमिंग पूल होता है, टेबल टेनिस होता है, एटसेट्रा. सिमिलरली, जिन भी स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, डांस, एक्सप्लोरर्स, फाइन आर्ट्स, इन सब के सेपरेट सेपरेट फैसिलिटीज आईआईटी में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है. जी. एज नीरव सर सेड, लैब्स. तो जी, लैब्स भी हर एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम की अपनी लैब होती है जो कि 24/7 ओपन होती है, एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स. राइट. तो ये कुछ यूनिक फीचर्स है आईआईटीज में जो आईआईटीज को काफी यूनिक बनाती हैं अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से. जी सर, आपने तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई जो हमें पता ही नहीं थी. सर, नीरव सर, आप भी कुछ ऐसा करिए, एग्जाम लंबी रखिए, कुछ ट्रीट भी दीजिए तो हमारे बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्ट बने. सो आदित्य सर, एज अ स्टूडेंट आपने कब ड्रीम किया है कि आपको आईआईटी में जाना है या इंजीनियरिंग प्रोफेशन से जुड़ना है? कोई यानी इंस्पिरेशन स्टोरी जो आपको आईआईटी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर गई, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो प्लीज सर आप शेयर करिए. जी, एक्चुअली मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन इन चाइल्डहुड
for doing IIT was my Mama ji, Mr. Prashant Agarwal. He is currently in IFS. तो एक बचपन में मैंने उनकी एक फोटो देखी जिसमें ही इज रिसीविंग द देन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन द एयरपोर्ट. तो मैं इतना इंस्पायर हुआ और मैंने अपनी मॉम से पूछा कि ये कैसे हुआ. तो मॉम ने जस्ट, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने ऐसे बोला कि इसके लिए आपको IIT करना पड़ता है और IIT की एक पाथ जानी पड़ती है जिसके थ्रू आप इतना अचीव कर सकते हैं. तो तब से मुझे IIT के बारे में थोड़ा पता चला. एंड विथ टाइम जैसे जैसे क्लासेस हमारी बढ़ती गई, क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा था, तो एक जनरल डिसीजन था कि नहीं, बड़े होके साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेना है. साइंस और मैथ्स के कॉम्बिनेशन में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको बेस्ट कॉलेजेस में ले जाता है, वो IIT JEE होता है. तो जर्नी अपने आप बनती गई, पर मेरा इंस्पायरिंग मोमेंट वाज सीइंग माय मामा जी. जी सर, बिल्कुल. सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बच्चों से आ रहा है कि आपने IIT या फिर जी एडवांस के लिए कब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? ऐसा मतलब ट्रेंड चल रहा है कि ऐसा समझा भी जाता है, माना भी जाता है कि आपके अगर गोल बहुत हाई है तो आपको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर करना है. ऐसा नहीं कि 11th में आप आ गए, आपने साइंस चूज किया, फिर एक्स्ट्रा मतलब उसके लिए प्रिपेयर करो, तो ऐसे नहीं होगा. ऐसा मतलब 6-7 या मतलब अभी से ये ट्रेंड चल रहा है, या बच्चे सोच भी रहे कि जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है अपने करियर के साथ, वो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो सर, आपने कौन से स्टैंडर्ड से फॉर IITs या जी एडवांस अपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था सर? जी, मैंने क्लास 9th से IIT के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था. यूजुअली क्लासेस क्लास 9th एंड 10th में फाउंडेशन देती है, एंड आफ्टर दैट फाउंडेशन और सिमिलर पैटर्न्स ऑफ टेस्ट्स भी वो लेती है, जस्ट टू मेक द स्टूडेंट familiar. और अल्टीमेटली जो सारा सिलेबस होता है, जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब 11th एंड 12th के सिलेबस से होते हैं. तो 11th एंड 12th में आपको आपका मैक्सिमम एफर्ट लगाना है, लेकिन आप प्रिपरेशन भले ही 9th से शुरुआत कर सकते हैं. राइट सर, डेफिनेटली. सर, दूसरा एक क्वेश्चन जो बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, अभी लाइव चैट में काफी एक्टिव है और उनको बहुत सी चीजें जाननी है, तो जितना पॉसिबल है हम पूछ रहे हैं. सर, डू यू फॉलो एनी पर्टिकुलर टाइम टेबल और रूटीन टू क्रैक जी एडवांस? यस, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू फॉलोइंग दैट टाइम टेबल. तो मेरा पहला जो स्ट्रेटजी था वो ये था कि जो भी हमें क्लास में सिखाया जा रहा है उसको घर पे आके सेल्फ स्टडी करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. फॉर एग्जाम्पल, जिस भी दिन आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, मैं ट्राई करता था कि उसी दिन शाम को आके घर पे उस कॉन्सेप्ट पे फुल्ली अंडरस्टैंड करूं उस कॉन्सेप्ट को. उसके क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार ट्राई करूं, ताकि आपकी थिंकिंग स्टार्ट हो. फिर धीरे 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 एज क्लासेस में जो लेक्चर्स चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने आप चलाते हो. और मैं कुछ भी अगर छूट जाता था तो मैं ट्राई करता था कि जो सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम है उसमें मैं उसको चीज को रिकवर कर लूं. तो मेरा जो स्टडी टाइम होता था वो वीकडेज में आफ्टर स्कूल आवर्स, नॉर्मली आई यूज्ड टू गिव 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, और वीकेंड्स में फुल डे हमारे पास था तो हम 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मिनिमम ट्राई करते थे कि हम ये रखें. और कहीं कभी भी 1.5 इयर्स की प्रिपरेशन में लैग बिहाइंड ना हो, इसलिए आपको उस हिसाब से टाइम टेबल चेंज भी होता है, फ्लक्चुएट भी होता है, तो उस तरह से वो होता गया. बट एवरी डे 6 आवर्स में, जिसमें यूजुअली मैं 3 आवर्स एक सब्जेक्ट और 3 आवर्स दूसरा सब्जेक्ट, जैसा हमारी क्लास में होता था उस तरह से पढ़ता था. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स वीक में हर बार रिपीट ट्वाइस होते थे. राइट, मतलब जो की मंत्रा है वो ये है कि रोज का रोज प्रिपेयर करना है और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए. जी, राइट, राइट, एग्जैक्टली. राइट सर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों से, व्हाट चैलेंजेस डू यू एनकाउंटर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज? प्रिपेयर जब आप कर रहे थे, जब जी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे स्पेशली, तो बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, तो शेयर सम प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किए होंगे. जी, डेफिनेटली.
दिक्कतें आती हैं हर टाइप के, आपके गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी स्टेप्स लेते हैं उसमें। तो मेरे राइट। केस में देयर वर क्वाइट अ फ्यू, मतलब देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच केम्स। फॉर एग्जांपल, आप कॉन्सेप्ट्स थोड़े महीनों बाद भूल जाते हैं। आप भले ही आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। आप उसमें इतनी स्पीड से नहीं अप्रोच कर पाते जितना आप पहले कर पाते थे। धीरे धीरे सिलेबस क्योंकि इतना वास्ट है, तो सिलेबस आता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है कि कितना सारा है, चीजें भूली जा रही हैं, सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये जैसे हर बच्चे को आती है जब वो सिंसियरली पढ़ाई करता है, उस तरह से आई। और सेकेंडली इसके लिए काफी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। जैसे मेरे वक्त पे हमारे घर पे टीवी बिल्कुल नहीं था, हम लोग टीवी नहीं देखते थे। और हमारे 2014 के वक्त इंटरनेट भी इतना एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ था कि आपको इंटरनेट एक्सेस हो। हमारे पास बहुत लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस था। कोई भी फैमिली फंक्शन, सोशल गैदरिंग, ये सब तो 11th 12th में मैंने कभी अटेंड नहीं किए। तो चैलेंजेस आते हैं अकेडमिकली। चैलेंजेस इसी मोस्ट प्रॉब्ली इसी से रिलेटेड होते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हो, आप सॉल्व नहीं कर पाते उतनी स्पीड से। बट वही विथ फुल प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस, आपके कोचिंग वाले आपकी क्लासेस आपका टेस्ट्स लेती हैं, ईयर एंड एग्जाम्स लेती हैं, तो जितना आप सिंसियरिटी से करोगे आप उसको ओवरकम भी उस तरह से कर भी पाओगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हमें, जो हमारे पेरेंट्स का भी क्वेरी रहता है कि मतलब बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं या बच्चे इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ये लेके आते हैं कि कैसे बच्चों को इससे मतलब दूर रखा जाए। तो आपने ये चीज बहुत ही अच्छी बताई कि आपके घर पे टेलीविजन एक्सेस भी नहीं था। सेम वे जब आई वॉज स्टूडेंट, तो मेरे घर पे भी ऐसा, जब तक मैंने 12th पास आउट नहीं किया था तो मेरी मम्मा ने घर पे टीवी रखा ही नहीं था कि अगर टीवी होगा तो बच्चा देखेगा, अगर घर पे मोबाइल होगा तो बच्चा देखेगा। तो जब तक मैं और मेरी मतलब आपकी आवाज बीच में कट गई थी लास्ट 30 सेकेंड्स जी के लिए। सर, जी सर, जी सर। तो जब तक मैं और मेरी सिस्टर जो है वो 12 पास आउट नहीं हुआ, उसने एनआईटी से किया है, तो जब तक उसका खत्म नहीं हुआ तब तक हमारे घर में देयर वाज नो टेलीविजन। टेलीविजन नहीं था, ना ही मोबाइल्स थे। तो ये सेक्रीफाइस तो जरूरी होता है डेफिनेटली, तो ही हम आगे कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। और मतलब मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ बच्चा नहीं, उनके पेरेंट्स, उसका एंटायर फैमिली बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करता है। सो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। सेकेंड जो डेफिनेटली। क्वेश्चंस, मैं एक चीज और छोटा सा कहना चाहूंगा कि आपके सक्सेस या आपकी पाथ में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स की, आज मेरे डेफिनेटली, पेरेंट्स ने मेरे लिए जो सैक्रिफाइस किया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने भी टीवी नहीं देखा। उन्होंने मेरे पे ध्यान रखा कि भाई जब मैं सो रहा हूँ अननेसेसरी टाइम पे, तो वो मुझे जागा रहे हैं, मुझे खाना दे रहे हैं। तो ये सब सैक्रिफाइसेस के हिसाब से पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की अपब्रिंगिंग में। तो डेफिनेटली फॉर पेरेंट्स मेरा यही है कि आप भी फुल 2 साल तैयार कर लीजिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए। तो यस। जी सर, बिल्कुल। जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू यू मैनेज, बहुत सारे बच्चों को ना क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर वो जी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो बोर्ड के मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने, इसमें वो नहीं कर पाते। अगर बोर्ड को वो कंसंट्रेट करते हैं तो जी के एमसीक्यू पैटर्न और उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों का बहुत रहता है कि हाउ टू बैलेंस बोर्ड के लिए और जी के लिए जो प्रिपरेशन करना था, तो सर आपने वो कैसे मैनेज किया? देखिए, डेफिनेटली मेरे टाइम पे भी मुझे भी ये क्वेश्चन था कि बोर्ड्स का कैसे करूं, जेई मेन का कैसे करूं, जेई एडवांस के लिए कैसा करूं। पर मेरे प्रोफेसर ने एक राइट। सिंपल एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आपको तैरना आता है, अगर आपको स्विमिंग आती है, तो आपको भले ही स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए या आपको ओशियन में फेंक दिया जाए, आप तैर तो लोगे ही। राइट। तो वैसे ही डेफिनेटली। क्या होता है इसमें, नेसेसरी बेसिक्स। अगर आप आपके बेसिक्स और आपके कॉन्सेप्ट रेगुलरली 2 साल क्लियर करते रहे, अपने डाउट्स प्रोफेसर से पूछते रहे, तो आपका जब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी और जेई के प्रिपरेशन के लिए।
सेकेंडली, बोर्ड्स और जेई में जो फर्क है वो है स्टाइल ऑफ क्वेश्चन एंड स्टाइल ऑफ आंसरिंग. फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड्स में ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं. आपको आंसर डिराइव करना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे आंसर तक पहुंचे इन अ गुड पैराग्राफ विद इक्वेशन. जब जहां की जेई में ओनली द आंसर मैटर्स. आप कैसे भी लाओ आंसर, बस आपको आंसर लाना है, उस पे मार्क नहीं. तो प्रॉबेबली जब आप अपनी स्टडी कर रहे हैं जेई मेन के लिए, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या आपकी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो पैरेलली आप करते रहें, सॉल्व करते रहें. एक स्टाइल ऑफ राइटिंग धीरे धीरे एकदम ग्रेजुअली डेवलप करते रहें कि ठीक है, इस तरह से हम बोर्ड्स में लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. एंड फाइनली जब लास्ट 2 मंथ्स होते हैं, दैट इज जनवरी एंड फेब्रुअरी मंथ जस्ट बिफोर बोर्ड्स, तब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कीजिए. हर एक क्वेश्चन को लिखिए पेपर पेन पे, उसको एक स्टाइल बनाइए. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई निकालती है या गुजरात बोर्ड निकालती है, उस हिसाब से पूरा 2 महीने फुल बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए और एक एक चीज पेपर पेन पे लिखिए, उसको देखिए कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, टाइम कीजिए अपने आप को. तो वो लास्ट 2 महीने इज द टाइम व्हेन यू एक्सेलरेट, और बाकी ग्रेजुअली आप 2 साल में साथ साथ जेई के साथ साथ प्रिपेयर भी करते रहिए. तो आई थिंक दोनों आपका क्वाइट वेल संभल जाएगा. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों को हो रहा है वो ये क्वेश्चन है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया था. इज दैट सो कि कोई सब्जेक्ट में आपने बहुत ज्यादा, बच्चों को ना एक ये भी है कि मतलब मैथ्स बहुत क्लियर होना चाहिए अगर जी के लिए जाते हैं तो ऐसा कुछ है क्या सर कि मतलब पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है या ऐसा कुछ? जी डेफिनेटली. देखिए, जेई के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट आते हैं, और बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इन तीनों में से भी एक प्रेफरेंस होता है. कि फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स काफी स्ट्रांग था, उसके बाद मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग थी और थर्ड स्ट्रांग मेरा फिजिक्स था. तो मैंने स्ट्रेटजी, वैसे तो आपको तीनों में ऑलमोस्ट इक्वली मेहनत करनी पड़ती है, पर मैंने इसको प्रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई थी. फॉर एग्जांपल, जब भी मैं एकदम फ्रेश माइंड में होता था, फॉर एग्जांपल मैं सो के उठा या ऐसे एकदम नहा के आया, तब मैं यूजुअली फिजिक्स पढ़ता था, बिकॉज फ्रेश माइंड से फिजिक्स जो मेरा, इन तीनों में से जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो फिजिक्स मुझे उस टाइम पे पढ़ के काफी समझ आता था, मैं पेशेंटली सॉल्व कर सकता था. देन सेकंड मेरा केमिस्ट्री था. केमिस्ट्री में भी अब आपके एनवायरनमेंट कंडीशंस के ऊपर, आपके एनवायरनमेंट कंडीशंस नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे अपना वीक सब्जेक्ट मत पढ़िए. तब मैंने केमिस्ट्री पे फोकस किया. एंड लास्टली, जैसे मेरा जो घर है उसके आजू बाजू शादी के पार्टी प्लॉट है, तो टाइम एंड अगेन शादियों के पार्टी प्लॉट की वजह से बहुत शोर होता था. तो जब ऐसा टाइम आता था कि आपको रात के 4 आवर्स शादी का शोर आ रहा है, तब मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट दैट वाज मैथमेटिक्स, ये प्रैक्टिस करता था. तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाई थी. अब फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको बहुत कुछ अपनी मेमोरी में रखना होता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस से आपको वो चीजें रिकलेक्ट, रिकॉल दिमाग में रहती है. तो मेरा जो घर से स्कूल जाने का टाइम था, दैट वाज 1 आवर मेरे को लगता था घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना. तो उस 1 आवर में वो वैन में बैठे बैठे भी मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करता रहता था, ताकि टाइम हमारा बचे, घर पे बचे टाइम, वैसे बचे, और सब्जेक्ट भी याद रहे. तो आप आपके अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी भी डेवलप कीजिए. वैसे जेई में तीनों का बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस है, आपको इक्वल मेहनत करनी है, पर डेफिनेटली स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को भी उतना अच्छे से कर सकते हैं और वीकेस्ट सब्जेक्ट को भी आप उतना अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज मुझे और वापस पसंद आई आपकी, आपने जो बताई कि आप स्कूल वैन में भी एमसीक्यू या क्वेश्चन सॉल्व करते थे. मेरा भी कुछ ऐसा था कि जब मैं ड्राइव कर रही होती थी ना ट्यूशन से, एक ट्यूशन से, हमारे टाइम पे क्या था कि अलग अलग ऐसे दिमाग में था कि जो मतलब जेन्युइन या मास्टर है उसी के पास से पढ़ना है, तो प्राइवेट ट्यूशन जाते थे हम लोग. मतलब एक ट्यूशन खत्म हो गया, सिटी के एक एरिया में है, और दूसरा ट्यूशन दूसरे एरिया में जाना है. मतलब 25 मिनट्स तो हमें लगते
थे ड्राइव करके जाने के लिए, तो वो 25 मिनट में ऐसे माइंड में चलता रहता था कि ओके पहला पॉइंट ये समझाया था, सेकंड टॉपिक ये आया था, थर्ड ये था। और आई वाज बायोलॉजी स्टूडेंट, तो मुझे मतलब बायोलॉजी के डायग्राम में पूरे मेमोराइज करती थी कि ये हुआ वो हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम हमारे डेली रूटीन के छोटे छोटे टाइम को चुरा के यूज कर सके। ऐसा नहीं है, मतलब एक बच्चों का स्ट्रेटेजी रहता है कि पढ़ने बैठे तो सब छोड़ दो और ऐसे मतलब बुक लेके बैठ जाओ, आसपास का कुछ देखना नहीं है। बट अगर इंटरेस्ट है तो आप स्कूल वे में भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात आ जाती है आपके डेडिकेशन की, आपके पैशन की, कि आपको आजू बाजू के लोग भी नहीं मतलब इंटरप्ट करेंगे या ना आपको कोई ऑब्स्टेकल रोकेगा। और शायद यही रीजन है कि आपने इतनी सी एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। सो दूसरा जी सर, दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि बच्चे मतलब 9th 10th जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत इजी लगता है, क्योंकि रेडीमेड सब कुछ मिलता है। उनको लगता है कि ठीक है फाइन हो जाएगा, थोड़े कंसेप्ट क्लियर है तो उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। थोड़े मतलब अगर उन्होंने रेगुलरली मैनेज किया होगा तो थोड़े से इनपुट में भी उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। बट व्हेन वो मूव करेंगे 11th 12th साइंस में, तब क्या होता है कि उनके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है। कंसेप्ट रेगुलरली क्लियर करने पड़ते हैं, जी के प्रिपरेशन रेगुलरली करने पड़ते हैं, और उस टाइम पे कभी कभी अगर मार्क्स कम आते हैं तो वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हाउ दे कैन मतलब उनके जो स्ट्रेस है उनको कैसे रिलीज करेंगे? मतलब आपके आपके एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू डी स्ट्रेस योरसेल्फ जब भी आप आईआईटी में थे या फिर मतलब जी की प्रिपरेशन में थे। तो ऐसी कोई टेक्निक के कैसे आप रिलैक्स कैसे होते थे? जी, तो पहले मैं आपके पहले पॉइंट पर आना चाहूंगा कि हाँ, ऑब्वियसली आप जब प्रिपेयर करते हो, आप जब क्लासेस में इन अमंगस्ट 200 स्टूडेंट्स compete करते हो, तो आपके मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं, आपके स्कोर्स, आपके रैंक्स फ्लक्चुएट करते हैं। कभी आपने कम प्रिपरेशन की होती है तो आपके कम स्कोर भी आता है, कभी आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है उस हिसाब से आपका स्कोर भी ज्यादा आता है। बट दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। आप देखिए, सक्सेस बिना फेलियर के तो अचीव होती नहीं है, तो सभी को पता है। जी जी तो जब जी आपके बिल्कुल। मार्क्स कम आते हैं तब एक आपको रियलिटी मिलती है कि नहीं, अगर मैं प्रिपेयर करता तो डेफिनेटली आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर। तो आई थिंक इसको एज डीमोटिवेशन सबको होता ही है, लेकिन हाँ, राइट। इसको जितनी जल्दी आप ओवरकम कर सके और वापस से आप अपने टाइम टेबल पे बैठ सके और हिम्मत रख सके, वो प्रेशर आता है, लेकिन आप उसको जी जितनी फास्ट कर सकते हैं तो उतना बेटर होता है। आई थिंक वो प्रैक्टिस के साथ आता है। आप जितना प्रेशर सिचुएशन में खेलते हैं, अब जैसे हमारे क्रिकेटर्स लोग हैं, वो लोग इतने प्रेशर सिचुएशन में जी खेल चुके हैं कि आज वो लोग वर्ल्ड कप जाते हैं तो भी उस एटमॉस्फेयर में, उस क्राउड के में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ जी ऑल डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि हाँ, अपने आप को आप मोटिवेशनल टॉक सुनिए, अपनी फैकल्टीज से बात कीजिए। फैकल्टीज आपकी प्रॉब्लम समझती है, आपको गाइड करती है, आपको अब किस तरह से जाना है। तो जस्ट जी कीप एन अप्रोच, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। और सेकेंडली, मैं जैसे अपने आप को जब डी स्ट्रेस करना चाह रहा था तो मेरे पास दो फिल्में थी। जैसे एक फिल्म थ्री इडियट्स और एक फिल्म चक दे इंडिया। ये जी दोनों फिल्म्स के सीन्स, कुछ कुछ सीन्स जिसमें वो जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे फाइट फाइट बैक करने के लिए कि कोई बात नहीं, आप गिर गए तो क्या, आप वापस खड़े हो सकते हो। तो मैं राइट। काफी, मतलब जब भी डीमोटिवेट होता था, मैं वो सीन के डायलॉग सुनता था, फिर मैं टेरेस पे जाके वॉक करता था, गाने सुनता था। तो ये मेरा एक मेथड था डी स्ट्रेस होने का। पर हर बच्चे का अपना अपना अलग होता है, और वो यूज भी उसको फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर सेकंड जो मैं खुद जानना चाहती हूँ कि हु इज योर बिगेस्ट रोल मॉडल, जिससे आप इंस्पायर हुए, आपने अपने गोल सेट किए, तो आपका रोल मॉडल कौन है सर? जी, देखिए, मेंटर्स एंड रोल मॉडल्स ये आपके एज के साथ साथ ऐड होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे चाइल्डहुड से मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर को ही मैं देखता था, वही मेरे मेंटर्स थे, वही मुझे गाइड करते थे। जी जब मैं 11th 12th में आईआईटी की इंस्पिरेशन के लिए, जैसे मैंने कहा, मेरे मामा जी थे, मेरी फैकल्टीज थी जो मुझे इंस्पायर करती थी। जी आईआईटी के अंदर आने के बाद मेरे प्रोफेसर्स थे और अलुमनाई थे जिन्होंने अचीव किया, जिनको हम
वो एज अ रोल मॉडल देखते थे। तो हर एक क्वालिटी के लिए मैंने अलग अलग रोल मॉडल मेरे हैं, कि जैसे मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के लिए विराट कोहली मेरे लिए रोल मॉडल है। किसी से आपको बातें करनी है, इंटरेक्ट करना है, समझना है, तो उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए एक रोल मॉडल है। आपको प्रेशर जी सिचुएशन में डिसीजन लेना है तो MS धोनी है, वो रोल मॉडल है। तो अब जो है वो काफी वेराइटी ऑफ रोल मॉडल्स आ चुके हैं अलग अलग क्वालिटीज के लिए। बट IIT के लिए अगर आप जी स्पेसिफिकली बात करेंगे तो मेरे मामा जी और मेरी फैकल्टीज थी जो काफी इंस्पिरेशनल थी, प्लस मेरे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट दिया, उसकी वजह से एक अच्छा पाथ रहा। जी, पेरेंट्स का रोल तो कोई मतलब उसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, कि जो हम आज है वो जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स के एफर्ट, सेक्रीफाइसेस, और इसी की वजह से हम जहाँ तक पहुंच पाते हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल भी होता है और सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। वो हमारी लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं हमारी लाइफ में। सो यस, वो तो बात आपकी एकदम सही है सर। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसा हमने मतलब 3 इडियट्स में देखा, IIT की कुछ लाइफ दिखाई गई है, तो ऐसे कुछ एग्जैक्टली होता है? हाउ वाज योर लाइफ इन IIT? जी, डेफिनेटली लाइफ एट IIT और एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले तो इट इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल लाइफस्टाइल टू व्हेन यू एंटर अ कॉलेज। जी आपकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। आप काफी इंडिपेंडेंट होते हो, आप पे कोई देखने के लिए, आपको बताने के लिए कोई नहीं होता। राइट आपको सब कुछ खुद करना है। आपको खाना खाना है तो भी आपको खुद जाना है मेस में, आपको क्लासेस अटेंड करनी है उसके लिए आपको खुद सुबह उठ के क्लासेस अटेंड करनी है, आपको राइट असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं, जो भी करना है इट्स कंप्लीटली यू आर इंडिपेंडेंट फॉर इट। तो academic wise life at IITs is वेरी इंडिपेंडेंट, जहाँ पे आपको खुद से करना है। एंड उसके अलावा, एकेडमिक्स के अलावा, जो IITs ऑफर करती हैं इन अदर डोमेन्स, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, लैब्स, तो ये सब IITs जो ऑफर करती है, इसकी वजह से आपकी एक बहुत ही डाइवर्स लाइफस्टाइल रहती है। जैसे IITs में जी अगर आप देखिए तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया से आते हैं, और यूजुअली वो बिल्कुल अपने स्टेट में, अपनी सिटी के, अपने क्लास के वन ऑफ द टॉपर्स ही रहे होते हैं। तो आपको जो एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे, जो आपका बैच बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, सब में आप देख कुछ ना कुछ, आप एक मोटिवेशन, एम्बिशन, आप इस एनवायरनमेंट में रहते हो। और साथ ही साथ किसी ना किसी के पास दूसरी क्वालिटी होती है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। आज IITs में कोई बैडमिंटन नेशनल प्लेयर भी होता है, कोई एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट भी होता है, तो आप ये सब भी सीखते हो उनसे। तो लाइफ एट IIT काफी डाइवर्स हो जाती है। इट्स डेफिनेटली नॉट अबाउट एकेडमिक्स, इट्स अबाउट एकेडमिक्स प्लस एक्स्ट्रा हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो काफी डाइवर्स रहता है। तो यस। राइट राइट सर। नेक्स्ट, IIT के बाद व्हाट वाज योर प्रोफेशनल जर्नी? जैसा हमने मतलब ख्याति मैम ने इंट्रोड्यूस करवाया है, नीरव सर ने बताया कि आपने IIT से निकल के जो झंडे गाड़े हैं, तो व्हाट वाज योर जर्नी? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी कि कैसा रहा सर सब। नहीं, डेफिनेटली IITs में हमारे थर्ड ईयर थर्ड ईयर तक काफी एकेडमिक कोर कोर्सेज होते थे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के। तो हम थर्ड ईयर तक काफी कुछ एकेडमिक फोकस रखते थे। एंड इन द फोर्थ ईयर में आपको आपके सब्जेक्ट्स खुद से चूज करने हैं, बीट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, बीट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, बीट बिजनेस सब्जेक्ट, इट्स कंप्लीटली ऑन टू यू। तो फोर्थ ईयर आपका रिलेटिवली, आप क्योंकि अपने पसंद के सब्जेक्ट्स चूज करते हो, तो थोड़ा वो रिलेटिवली कम लोडेड रहता है। और फोर्थ ईयर इज द टाइम व्हेन कंपनीज कम टू ऑफर प्लेसमेंट्स। जो इंडस्ट्री कंपनीज हैं वो अपने अपने जॉब ऑफर्स लेके आती हैं फोर्थ ईयर में। तो मेरा राइट पाथ भी ऑलमोस्ट सेम था। हमारे कैंपस में भी बहुत सारी कंपनियां आई प्लेसमेंट ऑफर करने, जी सब बच्चे हर कंपनी में ट्राई करते थे, और फाइनली मेरा एक रिलायंस जियो में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो जी आई वाज फॉर्चुनेट टू जॉइन रिलायंस जियो एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और सिंस 2018 मैं रिलायंस जियो के साथ ही एसोसिएटेड हूँ, एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर रिलायंस जियो सिंस पास्ट 2 years। जी सर।
जी सर, बिल्कुल। नाउ मैं ये जानना चाहूंगी कि एक आईआईटीएन जो है वो दूसरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कैसे अलग होता है? कौन सी क्वालिटी होती है जो जनरल कोई और इंस्टीट्यूट से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में नहीं हो सकती, बट एक आईआईटीएन के पास होती है? हाँ, ये काफी सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। देखिए, आईआईटीज और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे तो डिफर मैं नहीं करूंगा, पर हाँ डेफिनेटली आईआईटीज में कुछ चीजें हैं जो यूनिक है डिफरेंट जी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। तो जी। उस यूनिकनेस के वजह से वही सेम कि आपको जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो आपके कलीग्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप 4 साल उठते बैठते पढ़ते हो रहते हो, तो आप देखिए कि वो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेट्स के, भले वो जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, गुजरात, मुंबई हो, अपने अपने स्टेट्स के वो टॉपर्स रह चुके हैं, एंड विथ लोड्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, लोड्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो राइट। आई थिंक वो जो एक्सपोजर आईआईटियंस को मिलता है, दैट जो एक्सपोजर, और जो जैसे प्रोफेसर्स जो मिलते हैं, जो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, जैसे आप डॉक्टर नीरव ने कहा, तो फैकल्टीज प्लस वो स्टूडेंट्स के एनवायरनमेंट में जब एक बच्चा 4 साल अपना स्पेंड करता है, तो आई थिंक उसमें ऐसी क्वालिटीज मोल्ड हो जाती है कि ठीक है, आई हैव टू बी एम्बिशियस, आई ऑल्सो हैव टू डू समथिंग फॉर दी सोसाइटी, जैसा मेरे अलुमनाई ने किया है, जैसा मेरा कॉलेज एम करता है। तो आई थिंक दैट इज फ्यू थिंग्स जो कि थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम आईआईटीज एंड यूनिक। यस। जी सर, बिल्कुल सर। अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तो आपको पूछे ही है, बट कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू ओवर टू नीरव सर। सर प्लीज बच्चों को जो क्वेश्चन पूछने हैं, ओवर टू यू सर। One of the students from standard 8, Rimi Amrutia, she would like to ask one question to sir. Rimi, please ask your question, beta. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, my question to you is that do all IITians secure jobs in the placement? जी, तो it is not necessary कि every IITian secures job in the placement. IITs में भी तरह तरह के students होते हैं. For example, those who study specifically for industry jobs, if they study well, they are able to manage the industry jobs. There are some people, those who do not want to get placed or do not want a job, जैसे कि डॉक्टर नीरव ने TVF के एग्जाम्पल दिया, TVF के जितेंद्र कुमार और अनमोल कुमार, they had interest in other fields, for example एक्टिंग में उनको इंटरेस्ट थी, तो वो लोग they did not sit for placements. तो आईआईटीज में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा। हाँ, आप प्लेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यूज अच्छे से देंगे तो आपका हो जाएगा। आपको किसी डाइवर्स फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप खुद अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो यस, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक का प्लेसमेंट होगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स हार्डवर्क एंड एफर्ट्स। Okay, thank you so much, sir. Okay. Now, sir, we have one more enthusiastic student just like you. They are so dedicated and so wanted to know about your journey and also wanted to ask you a question. The next student is Jinesh from Standard 9. Yes, Jinesh, you can ask your question. Hello, sir. Good morning, Aditya, sir. गुड मॉर्निंग जिनेश। Sir, my question was that after a period of time, is after a decade, which degree or line would be most appropriate or valuable for that time? ओके, तो देखिए, डिग्री और ब्रांच के लिए जैसा मेरे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि वही ब्रांच बेस्ट है जो आपको पढ़नी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ब्रांच किसी ब्रांच से ऊपर है या कोई ब्रांच किसी ब्रांच से नीचे है। आज अगर मैं जियो नेटवर्क्स की इंडस्ट्री की बात करूं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का महत्व है। आज अगर मैं जियो पेट्रोकेमिकल्स का बात करूं तो एक केमिकल इंजीनियरिंग या फिर एक पेट्रोलियम इंजीनियर का इंपॉर्टेंस है।
अगर आप इसरो में देखें तो इसरो में जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का इंपॉर्टेंस है, और अगर आप इसरो की आईटी टीम में देखें तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंपॉर्टेंस है। तो ये because India is now developing at a fast pace, startups of different technologies are emerging. In today's time, I think almost all the engineering fields, if one person studies them really well, तो हर फील्ड का आज इंपॉर्टेंस है, और फ्यूचर में भी हर फील्ड का इंपॉर्टेंस उतना ही रहेगा। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, Jinesh. Now, sir, we have the next student from our career classes. He is Arjun Gagre from standard 10th. He also have some queries to be solved by you. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, Arjun. Sir, if we choose IIT, what will be the benefits of IIT? Okay. Benefits of IIT, like I said, कि वहाँ का जो क्लास स्ट्रेंथ होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं। आज आप तो वहाँ पे कोटा पे या डोनेशन कोटा पे सिर्फ रिच पीपल या सिर्फ गुजराती स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, सब तरह के लोग आएंगे, सब अपने क्लास टॉपर्स होंगे, अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाएंगे, तो आपका डेवलपमेंट, आपकी थिंकिंग, आपका पर्सपेक्टिव उसी तरह से मोल्ड होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉर योर माइंड। सेकेंडली, IITs जैसा कि मैंने कहा, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट इन सब पे भी बहुत एम्फसाइज करती हैं, बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, फ्रीडम देती हैं कि आपको लैब्स में अगर इंटरेस्ट है, आपके लिए लैब्स 24/7 खुला है। अगर आपको लाइब्रेरीज में बुक्स पढ़नी है, लाइब्रेरी आपके लिए 24/7 ओपन है। तो आपके पास बस ये कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं जिससे आप अपने आप को, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, आपका माइंड डेवलप कर सकते हो। तो आई थिंक फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट these are the benefits that they offer, and IITs have some unique qualities कि वो उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we have one more enthusiastic student, that is Akshat Singh from grade 9. Even he has some queries to be asked. Good morning, sir. Good morning, Akshat. Sir, I am Akshat Singh from 9 CBSE. My question is that, as you know, IIT is a very big institute, and for being admission in that, we have to give IIT entrance exam and score good marks in that. And we have to do study. That study we have to take from some tuitions, as the study is not being taught in schools and colleges. So, what is the suggestion about IIT preparation should be taught in schools or colleges? Okay. देखिए, स्कूल्स में जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं बहुत वेरिड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि some have interest in academics, some do not have interest in academics, they have interest in some other fields. तो और अ स्कूल करिकुलम जो कि गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है वो बहुत ही अप्रोप्रिएटली डिजाइन किया है, सारे बच्चों को नजर रखते हुए। तो इन माय ओपिनियन, फॉर मतलब schools should not teach students for IITs specifically, for IIT exam. Schools का जो करिकुलम है वो बहुत अप्रोप्रिएटली डिजाइन हुआ है सब टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक यही है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, भले ही वो IIT का हो या बोर्ड्स के हो, वो सिमिलर ही रहते हैं। तो स्कूल्स जो अपनी तरफ से करिकुलम पढ़ाती हैं वो बिल्कुल सही पढ़ाती हैं। आई डोंट फील कि schools should also emphasize कि हम IIT की स्पेसिफिकली कोचिंग करें। Okay, sir. Thanks, sir, for clearing my query. Yes, sir. Thank you so much for solving the queries of our shining stars of career classes. Maybe आपकी जर्नी सुनने के बाद इनमें से कोई आपके जैसे ही छोटी एज में गोल्स अचीव करके आपकी ही तरह नाम कमा ले। So I would like to hand over to Dr. Nirav Singhal for thanks of vote. Aditya sir.
जी सर। आपने बहुत अच्छी बातें और ऐसी बातें शेयर की है कि जो इतने सालों में मैं खुद बच्चों को जेईई आईआईटी के कोचिंग देता हूँ, फिर भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती है कि हम लोग जो टीचर बोलेंगे वो, जो खुद स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे वो, और एक कोई सक्सेस हो चुका है उस फील्ड में वो शेयर करेगा वो, इन तीनों के बीच का डिफरेंस रहता है, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। देयर आर सम अदर क्वेश्चंस कि अगर सपोज कि आपने, मैंने जैसा देखा कि आपके रिज्यूमे में आपने गेट का एग्जामिनेशन दिया था, जी दैट इज गेट एग्जामिनेशन फॉर परस्यूइंग एमई आफ्टर बीटेक, जी। तो बाद में आपने वो एमई क्यों नहीं ज्वाइन किया और आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? जी जी जी, एक्चुअली गेट एग्जाम एमटेक के लिए होता है डेफिनेटली। मैंने इंजीनियरिंग, जो फील्ड है मेरी इंजीनियरिंग की, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि क्योंकि मेरी जॉब जो थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगी थी, इट वाज मोर रेलेवेंट टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने अपना कंप्यूटर साइंस नॉलेज इंक्रीज करने के लिए और उसके एग्जाम अपीयर करने के लिए पहले पर्सपेक्टिव से गेट के लिए एडमिशन फॉर्म भरा था कि अगर मैं फॉर्म भरूंगा, अगर मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो मेरा उस प्रोसेस में कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी बढ़ जाएगा, जो मुझे मेरी जॉब में भी हेल्प करे। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जो मेरी रैंक आई है, जैसे माई रैंक वॉज अराउंड 1257, तो वो रैंक में इफ यू सी, तो जो ओल्ड जनरेशन आईआईटीज हैं, आपको वो रैंक पे ओल्ड जनरेशन आईआईटी सिक्योर करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ओल्ड जनरेशन आईआईटीज के जो मास्टर्स के एडमिशंस होते हैं, वो लोग के कट ऑफ, मतलब दे ओनली सिलेक्ट अबाउट 60 to 80 स्टूडेंट्स इन देयर मास्टर्स प्रोग्राम। तो जब जैसे मेरी रैंक इतनी थोड़ी सी पीछे आई थी, तो आई फेल्ट कि नहीं, आई कैन गिव अनदर ट्राई इफ आई वांट टू, एंड इसलिए मैंने उस वक्त सोचा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ज्वाइन, मे बी सम अदर टाइम आई विल गिव द गेट एग्जाम अगेन, एंड इफ आई स्कोर अ बेटर रैंक, तब मैं एमई करने कोई ओल्ड जनरेशन आईआईटी में जाना चाहूंगा। वेरी नाइस सर। सर वन मोर क्वेश्चन कि आपका जब मैंने जॉब प्रोफाइल पढ़ा तो आपने लिखा है डेव ऑप्स इंजीनियर। जी जी हाँ, वो डेव ऑफ इंजीनियर्स यानी एग्जैक्टली क्या चीज होता है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, आपने जैसे कहा, बराबर आपको सॉफ्टवेयर के साथ डील करना है, तो ये कोई एक्स्ट्रा कोई कोर्स है जो आपको करना चाहिए, या तो आपको इस डेवऑप्स के लिए या तो कोई स्किल डेवलप करनी चाहिए? ऐसा क्या रिक्वायरमेंट रहता है कंपनी से? क्योंकि मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था तो उसमें देखा कि देयर इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशन इन द मोस्ट ऑफ द टेक्निकल कंपनी इज अबाउट द डेवऑप्स इंजीनियर्स। तो वो जी किस तरीके से अगर कोई बच्चा चाहता है तो कर सकता है? जी, तो देखिए, ये चीज मुझे भी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद ही मालूम पड़ी थी। इनिशियली आई वाज रिक्रूटेड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में भी बहुत सारी टीम्स होती है, और उस हिसाब से आपको कोई टीम में अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको डेवलपमेंट टीम में अलॉट किया जाएगा कि आप प्रोडक्ट डेवलप करो अपनी स्किल से। आपको ऑपरेशंस टीम में डाला जाएगा कि भाई वो प्रोडक्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दिखे, कस्टमर्स यूज करे, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आई तो कोई ऑपरेशन इंजीनियर उसको रिजॉल्व कर सकता है। तो ये जो डेवऑप्स की ब्रांच और जो फील्ड है, वो बहुत ही रिसेंटली आई है, अराउंड 2015 में आई है, तो वो इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है दुनिया में। इसलिए जब मैं रिलायंस जियो ज्वाइन किया था, आई वाज अलॉटेड इन अ 3 member टीम इन डेवऑप्स। तो माय जो डोमेन है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज ऑपरेशंस। मैं वो मिडल मैन हूं जो डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम का वर्क फ्लो कंटिन्यूअस रहे, एफिशिएंट रहे, एकदम स्मूथ रहे, वो देखना कंप्लीटली मेरा काम है। तो मेरे काम में प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व होती है, जो कि डेवलपर्स का एक्सपर्टीज होता है, प्लस ऑपरेशंस का जो एक्सपर्टीज होता है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो सिंस 2 years मैं दोनों चीजें लर्न भी कर रहा हूँ, साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, और जितना हो सके इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। Very nice, sir. And one more question, sir. What will be your future plan? जी, फ्यूचर प्लान,
would be much related to what I'm doing currently. Future plan, अभी मैं जिस टीम में हूँ, that is a team of let's say 3 people, जिसमें मैं एक मेंबर हूँ जो ऑपरेट डेवऑप्स का इंजीनियरिंग का काम देखता है. In future, I would definitely like to lead this team, कि I become a manager of this team, and subsequently जो पूरा entire software engineer का domain जो manage करते हैं, तो these are promotions which you get time and again, 3 years down the line, 5 years down the line. तो मेरा तो यही फील्ड में जितना हो सके उतना लीडरशिप रोल की तरफ मैं अपना डेवलपमेंट करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब दिए हैं कि जो नॉर्मली बच्चों के डाउट को क्लियर करता है, खूब इंस्पिरेशन रहता है. बराबर है. अब जब कोई सवाल है, आज प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे लाइफ में कह के नहीं आती है. कोविड-19 की कंडीशन हो या कोई भी चीज हो. आपने कहा कि आपके आईआईटी में जब एग्जामिनेशन हो रहा था 12 आवर्स का, रात से 8 से लेके सुबह के 8 बजे तक के टाइम पे आपको पेपर 8 में दे दिया जाता था. 3 या 4 क्वेश्चन थे, सॉल्व इट. बाबा वो प्रॉब्लम आपको कह के नहीं आते, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. कंडीशन रेडी करना पड़ता है. कई बार हम बच्चों को सुनते हैं, या तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि भाई आपको जिस तरीके से भी प्रॉब्लम आए, आपको इनिशियल फेस पे अपने आप करने की आदत डालनी चाहिए. आप जब JEE के एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स, मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो ऐसा कभी होता था कि एक क्वेश्चन के पीछे आपका 30 मिनट्स 40 मिनट्स या उससे ज्यादा टाइम चला जाए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दे, चलो मैं जाके प्रोफेसर से पूछ लूंगा या कलीग से पूछ के उसका हिंट ले लूंगा, या पीछे आंसर दिए उसमें से चेक करता रहा. इस तरीके से रहता था कि नहीं, चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्टेड, चलो कैसे भी हो मैं अपने आप सॉल्व करना चाहता हूँ. जी जी जी. देखिए, इसमें मेरा खुद का एक टाइम टेबल, खुद की स्ट्रैटेजी थी, जिसमें बताता हूँ मैं आपको. पहला मेरा एम यही था, जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे सिखाया था, कि भले ही कितना भी टाइम लगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको आपका फुल माइंड यूज करके पेपर पेन पे उसको लिख लिख के ट्राई करना है कि आप वो आंसर तक आओ. आप डायग्राम्स बनाओ, आप इक्वेशंस लिखो, सॉल्व करो और आओ. तो स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट नया पढ़ाया जाता है, जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको टाइम लगेगा. आईआईटी जेईई में हर सवाल के लिए 3 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको उसी सवाल पे 30 मिनट्स 40 मिनट्स लग सकते हैं. और तो मेरा जो था वो अप्रोच यही थी कि हाँ, मेरे को जितना भी टाइम लगे मैं उतना लगाऊंगा, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उस आंसर तक डिराइव करूं. सबसे पहला हमेशा फोकस मेरी एक्यूरेसी पे था. स्पीड मैंने बहुत लेटर स्टेज, यानी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th पे मैंने अपनी स्पीड डेवलप करना स्टार्ट किया. जब टाइम होता है कि आप डेली टेस्ट्स लिखते हो, डेली अपने आप को टाइम करके असाइनमेंट्स लिखते हो, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन इट वाज कंप्लीटली अबाउट एक्यूरेसी. आपको जितना भी टाइम लगा, आप अपना दिमाग चलाइए, कॉन्सेप्ट्स को याद कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप जितना हो सके सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करके लिख पाए और सॉल्व कर पाए उस तरीके से. बट डेफिनेटली, क्योंकि ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूसली 10 कंटिन्यूस सवाल में अगर आपको इतना टाइम लग रहा है, तो आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन है. तो होते दोनों तरीके से प्रिपरेशन है. बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप स्टार्टिंग से कभी भी हिंट या गाइडेंस ये लेने की कोशिश ना करें किसी और से. कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, पेपर पेन पे डायग्राम बना पा रहे हैं. जितना ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए और उस हिसाब से सॉल्व कीजिए. बराबर है. अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो आपको सोने की तरह टपना सीखना पड़ेगा. ऐसा है. बराबर. हाँ बराबर. आपको परिंदों जैसी ऊंचाई चाहिए तो आपको उतने अपने विंग को उतने मेहनत करवाने पड़ेंगे. आपको कुछ भी हो, बराबर, इफ यू विश देन यू कैन गेन. बट अगर आप खुद ही अपने लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, शॉर्टकट ट्राई करेंगे, तो शॉर्टकट इज नॉट द की ऑफ सक्सेस फॉर एनी इंडिविजुअल. यस, डेफिनेटली. मैं यही कहूंगा कि बस वो एटीट्यूड लाइए अपने आप में, जिसके पास आपके लिए पूरे 2 साल या 4 इयर्स हैं,
कि कोई भी प्रॉब्लम आए आई विल फाइट फॉर इट, और मैं उसको अपने इंडिपेंडेंटली जितना हो सके आंसर तक लाऊं। अगर कभी आपको जरूरत पड़े कि मैं प्रोफेसर से पूछ के भी आऊं, तो भी आप आपका मेथड लिख के जाइए और प्रोफेसर को बताइए कि मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है, अब मैं ये स्टेप पे अटका हूं। तो क्या प्रोफेसर भी इसी तरह से सॉल्व करते या प्रोफेसर कोई दूसरी अप्रोच लगाते? इस तरह से कभी भी आपका काम बस दूसरे पे डिपेंड मत कर दीजिए कि हाँ आप सॉल्व करके दे दीजिए। अपनी तरफ से जितने इंडिपेंडेंटली एफर्ट्स बनाए लगा सकते हैं आप लगाइए, और विथ प्रैक्टिस 2 साल 4 साल में आपका ये एटीट्यूड बन जाएगा, विच विल हेल्प यू इमेंसली ड्यूरिंग दी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड बोर्ड्स एज वेल। क्योंकि देखिए बोर्ड्स में, एंट्रेंस एग्जाम में स्पेसिफिकली बोर्ड्स में आई थिंक 70% सिलेबस तो काफी कुछ टेक्स्ट बुक से आता है, 20% सिलेबस एकदम सेम लेवल का लेकिन थोड़ा इधर उधर वेरिएशन से आता है। लेकिन जो 10% पेपर होता है दैट इज हॉट्स क्वेश्चन, HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उसमें जो 10% स्कोर करता है वहीं पे थोड़ा रैंक डिफरेंस आता है। तो उस 10% को अगर आप टारगेट करेंगे तो आपका साइमल्टेनियसली वो 90% भी सॉल्व होगा, साथ साथ आपको बोनस 10% भी आप अपनी तरफ से फुल्ली अटेम्प्ट कर पाएंगे। वेरी ट्रू। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। और आप जैसे मैं आपके पीछे के बैकग्राउंड में डिस्प्ले में देख पा रहा हूँ, देयर इज अ वन लाइब्रेरी एट योर होम, एंड मोस्टली आई थिंक दैट कि आप डेली ये सब बुक्स पढ़ते होंगे, कभी इतनी जाके बुक भर चुकी है। आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे या करंट अभी भी है, हाउ मच टाइम यू आर डिवोटेड बिहाइंड द रीडिंग ऑफ द बुक्स अदर देन योर टेक्स्ट बुक और नॉलेज? जैसे कि कई बार क्या होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ के थक गया भाई, मुझे कुछ दो, या कोई ऐसी चीज है कि आपने कहा था कि इन ऑर्डर टू रिफ्रेश योरसेल्फ यू लाइक टू, और मोटिवेट करने के लिए 3 इडियट्स मूवी है वो देख लिया, कि फिर आपने चक दे इंडिया का कोई पर्टिकुलर सीन रिक्रिएट करके उसको रिवाइज किया, वॉकिंग पे चले गए। बाबर आपके घर में फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वो खुद ही एक इंस्पिरेशन गुरु है, मोटिवेशनल एक्सपर्ट है, उनके साथ बात कर ली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मच यू बिलीव दैट कि ये बुक्स जो कुछ भी है ना वो भी बहुत हेल्पफुल होती है? नहीं, डेफिनेटली बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स के बिना आज मैं जहाँ हूँ या कोई भी जहाँ भी है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि दे रीड अबाउट 12 बुक्स अ मंथ, बीट एनी बुक। आप आज अगर आप छोटे हैं, आपके बहुत वेरिड इंटरेस्ट हो सकते हैं कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, फिक्शन में भी इंटरेस्ट है, थोड़े बड़े होंगे तो लेट्स से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, ऐसे वेरियस है, तो सब टाइप के कंटेंट अवेलेबल है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि डेफिनेटली रीडिंग की हैबिट बच्चों में जितनी जल्दी आ जाए बहुत हेल्पफुल है। एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स, इंटरनेट या लैपटॉप पे रीडिंग करना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बट जितना हो सके आप डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं आपके घर में, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप कोई भी बुक जो आपके इंटरेस्ट की, आप बचपन से अगर रीडिंग की हैबिट डालेंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन बेसिकली डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ सिटिंग एंड रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं 6 आवर्स पढ़ता था, मैं 10 आवर्स पढ़ता था, तो ये मेरे हिसाब से डिफिकल्ट चीज है कि आप 6 आवर्स में से 3 आवर्स की 2 कंटिन्यूस सिटिंग्स बैठ पाए, 10 आवर्स में से 3 आवर्स की 3 कंटिन्यूस सिटिंग्स आप बैठ पाए। तो ये एक स्लो प्रोसेस है जो आप बचपन से अगर डेवलप करें, पेरेंट्स इसमें हेल्प करें स्टूडेंट्स को कि आप उनको रीडिंग करवाइए, आप उनको सिटिंग की हैबिट डलवाइए। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़े लेकिन थोड़ा हो जाइए कि ठीक है भाई आप बैठो, ट्राई करो कि आपका दिमाग 3 घंटे में से जितना हो सके उतना एक्टिवेट रहे। तो डेफिनेटली ये रीडिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। करंट मैं जब 11th 12th में था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और गाइड्स होती थी और MCQ वाली क्वेश्चन बैंक बुक्स होती थी, जो मैं उनसे पूरा सराउंडेड था। कॉलेज में जाके जब हमें लाइब्रेरी एक्सेस मिला तो वेराइटी ऑफ बुक्स थी, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे बस वो निकाल के एक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बुक्स डिस्कस कर दी, एक्सचेंज की। और अभी करंटली जो है, जो मेरे इंटरेस्ट है वो काफ़ी डाइवर्स रीडिंग में, तो मैं डेफिनेटली जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डेली मैं अपने शेड्यूल बनाता हूँ कि आज मैं एटलीस्ट ये 3 टॉपिक पे एक बड़ा आर्टिकल पढ़ना चाहूंगा, और डेली मैं 2 आवर्स रीडिंग को कंप्लीटली
डिवोट करता हूँ. In current date also, at current date also. Yes, definitely at current date also. अरे वेरी नाइस सर. रीडिंग जो है ना वो जैसे कि एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, लाइकवाइज रीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सोल. हमारी Yes. आत्मा जो है ना वो उससे संतुष्ट होती है, वो चाहिए उसके लिए. तो Yes. जितने जल्दी हम इस लाइफ को, इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में उतार पाए उतना बेनिफिट रहता है. और थैंक्स अ लॉट, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर साइड्स. नाउ इट इज अप टू सोनाली मैडम, एंड Yes, थैंक sir. यू वेरी मच सर. Thank you so much, Dr. Nirav. I felt very happy to interact with you guys and to give insights to students. बस मैं स्टूडेंट्स को एक लास्ट चीज यही कहना चाहूंगा कि जैसा मेरा प्रोफेसर कहते हैं, अल्टीमेटली इन लाइफ यू हैव टू फाइट फॉर नॉलेज. आप जितना नॉलेज जहां से भी अक्वायर कर सके, बस कोशिश कीजिए आप उतना ज्ञान लेते रहे. आपको जितना आप बड़े होंगे वो ज्ञान ही काम आएगा. एंड बिकॉज अभी आप थोड़े छोटे बच्चे हैं तो आप अपना टाइम टेबल्स किए, आप अपनी ड्यूटीज जो हैं वो फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, जिसमें एकेडमिक्स आर अ बिग पार्ट ऑफ योर ड्यूटी. तो आप एफर्ट लगाइए, बैठिए, टाइम टेबल बनाइए, पेपर पेन पे सॉल्व कीजिए और जितना हो सके अपने माइंड को एक्सप्लोर कीजिए और एक्सपैंड कीजिए. जी सर, बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर. बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें आज आपने बताई है जिसके बारे में बच्चे तो खैर अवेयर नहीं थे, बट हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आज आपसे, आपके साथ बात करके, कि अगर कोई चाहे तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं, मैंने मतलब बहुत पढ़ा है कि अगर कुछ बनना है ना तो हमें तब करना पड़ता है, मतलब बरसों लग जाते हैं, बरसों की मेहनत के बाद कुछ हमारे हाथ लगता है. बट आज आपको देख के ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि बरसों लगाए ही. अगर हम बहुत ज्यादा ये अर्जुन के जैसा है या फिर एकलव्य के जैसा है कि डिटर्मिनेशन इज देयर, तो सालों नहीं लगते हैं, बहुत कम टाइम में भी बहुत कुछ पा लिया जा सकता है, जस्ट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन पे. तो ये हमें बहुत अच्छी चीज आपसे सीखने को मिली है आज, कि जस्ट हमें वेट नहीं करना है, बैठना नहीं है कि ओके होगा, अभी हम छोटे हैं या अभी टाइम आएगा. टाइम कभी आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है. तो ये चीज आपको देख के ये आज प्रूव हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम आएगा, टाइम लाना पड़ेगा और हमें ही लाना पड़ेगा. और यस, दूसरी चीज जो आपसे सीखी हमने ये कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे आपने बताया कि आपको हैबिट डलवाई गई थी कि 3-3 घंटे आप बैठ पाओ, तो ये होता है जी. मैं भी छोटी थी तो मेरे भी दादा ऐसे, मतलब बहुत छोटे थे ना, सेकेंड थर्ड में, तब से ऐसा हैबिट डला था कि सुबह उठ के 15 मिनट ध्यान करना है. अब छोटे से बच्चे को मतलब स्पिरिचुअल साइंस से कोई कनेक्टिविटी नहीं होता है, बट वो जो हैबिट डली थी ना, उसके बाद ये हुआ कि हम एक साथ बैठ पाते हैं. जो हमारी ये पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन की, 2-3 घंटे एक सेम पोजीशन में हमने निकाल लिए, वो जस्ट बिकॉज उन्होंने सिखाया था. तो ये चीज आपने बहुत अच्छी पेरेंट्स को भी बताई कि अभी से आपका बच्चा भले 5th में है, 6 में है या 9 में है, अभी से अगर हैबिट होगी तब जाके वो IIT के प्रिपरेशन करने के लिए मतलब प्रिपेयर हो पाएगा. सो बहुत सारी चीज, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ग्लैड भी हूँ कि आपके साथ बात करने का ये चांस मिला. और बहुत छोटी आपने बहुत सारी चीजें बच्चों को ऐसी बताई है जो उनको बहुत काम आने वाली है. सो प्लेजर इज टोटली आवर्स सर. आपसे बात करके जो हमें सीखने को मिला है, हमारे बच्चों को, हमारे व्यूअर को, इवन हमारे पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजें समझने को, सीखने को मिली है. तो ये हमारा ही मतलब हमारा और नीरव सर को और किन्नर सर को, जो हमारे फाउंडर है, उनको मैं स्पेशली थैंक बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और आपको इनवाइट किया, तो आपके साथ ये कम्युनिकेशन आज पॉसिबल हुआ. सो थैंक यू सो मच सर. इतने बिजी स्केड्यूल के बाद और इतनी हाई पोजीशन के बाद भी आपने बच्चों के बारे में सोचा, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा और इतना टाइम निकाला हमारे लिए. और हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी हमारे बच्चों को आपके गाइडेंस की जरूरत होगी, आप कुछ न कुछ मैनेज करके हमारे साथ जुड़ेंगे सर. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. आपको फ्यूचर में जब भी जरूरत होगी मैं बिल्कुल टाइम निकालूंगा बच्चों के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए. एंड इट वाज कंप्लीटली माय प्लेजर कि मैं आज इतने सारे बच्चों को, मुझे मेरे टाइम की याद आ गई कि ओके बच्चों को हमें सिखाना है. एंड आप फैकल्टीज को देख के मुझे मेरी फैकल्टीज की भी याद आ गई, कितने एफर्ट्स आप लोग लगाते हैं एक स्टूडेंट पे और अपने टाइम पे लगाते हैं ताकि बच्चे को समझ आए. तो आई थिंक वी ऑल आर डूइंग ग्रेट फॉर दिस कंट्री एंड वी होप कि ऐसे ही आगे भी करते रहे.
तो थैंक यू सो Thank मच you. फॉर इनवाइटिंग Thank you so much for being part of our live talk show, sir. और I would like to thank our co-founder Dr. Kinar Monpura sir and Nirav sir कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म, ये सीरीज स्टार्ट की है और जिसके माध्यम से ना सिर्फ फैकल्टीज बट बच्चे, स्टूडेंट्स, व्यूअर, पेरेंट्स, सब किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रहा है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई को होस्ट मिसेस ख्याति जैन, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया आज के इवेंट के लिए. और लास्ट बट नॉट लीस्ट अवर स्टूडेंट, अवर व्यूअर्स एंड जितने भी लोग आज हमारे साथ लाइव है, जुड़े हैं, कमेंट सेशन में अपने फीडबैक हमें दे रहे, थैंक यू सो मच. जो भी है आप ही के लिए है और हम आगे भी करते रहेंगे, ताकि जो भी है नॉलेज ऐसी चीज है जो सीमित नहीं रहना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए, बांटना चाहिए. ये हमारे फाउंडर्स का, जो डॉक्टर नीरव सिंगल सर है या मिस्टर किन्नर मोहनपुरा सर है, इनका ये मानना है कि नॉलेज जो है उसे बंद करके नहीं रखा जा सकता. जितना शेयर करेंगे उतना नॉलेज बढ़ता ही जाता है. ये एक ही ऐसी चीज है जो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी. जैसे दिए से दिया जलाते हैं तो रोशनी कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही है. वैसे नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ेगा ही, वो कभी भी कम नहीं होगा. तो उनकी ये सोच को हम सैल्यूट करते हैं और हम हमारे सारे स्टूडेंट, व्यूअर्स, सभी को थैंक कहना चाहते हैं कि आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे इवेंट को, हमारे टॉक शो को सक्सेसफुल बना रहे हैं. हम आगे भी ऐसे कंसेप्ट लेके आते रहेंगे और आपके डाउट्स जो भी है, प्रॉब्लम्स जो भी है, उसे शेयर कर मतलब सॉल्व करने की थोड़ी सी एफर्ट लेते रहेंगे. तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमारा आज का शो आपको कैसा लगा. प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, क्वेरी है, आप अगर ये लाइव नहीं देख रहे हो, आफ्टर लाइव स्ट्रीम आप बाद में देख रहे हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज बता सकते हो. हम जितनी हद तक उसे सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे उतना हम करेंगे. और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट विथ अस. और हैप्पी जय गणेश. अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो उनको भूलेंगे नहीं, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस. थैंक यू ऑल द व्यूअर्स.